Hello everyone, very good afternoon. Indian financial markets we had started and we are almost through this chapter. देखिए Indian financial system में we have banking, we have mutual funds, we have insurance and we also checked out बैंकिंग में ही कुछ ऐसी बैंक्स है जो आसानी से लोन दे देती है, बट एग्जैक्टली उनको बैंक नहीं कहते, वो कंपनीज ही होती है जो पैसे देती है. क्या कहते हैं उनको? एनबीएफसीज. क्या ये एनबीएफसीज है? क्या ये एनबीएफसीज है? देखो एनबीएफसी है, नहीं है. बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, देना बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल. जी नहीं, ये तो कमर्शियल बैंक्स है. इंडिया बुल्स, आईएफएल, टाटा कैपिटल, एलएनटी, आदित्य बिरला, मैग्मा, फुलटन, रेलिगेयर, डीएचएफएल. दीज आर एनबीएफसीज. ये भी पैसा देती है और कम इंटरेस्ट रेट पे देती है और आसानी से देती है. एम आई राइट? क्या कम इंटरेस्ट रेट पर आसानी से? दैट्स द ब्यूटी. दे डू नॉट. ये याद रखना, ये बिल्कुल डिफरेंस पूछेंगे. बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. एनबीएफसी डू नॉट हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी. बस ये एक प्रॉब्लम है. चीप मिल जाते हैं, आसानी से लोन मिल जाते हैं, स्मॉल बोरोवर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और लोन प्रोसेसिंग फास्ट होता है. आई गेस वी वर स्टक ऑन टू, है ना, कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी. चलो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए. ठीक है, मुझे ट्रैक्टर खरीदना है. ट्रैक्टर कौन सी कैटेगरी का एनबीएफसी मुझे ट्रैक्टर दिलवाएगा? एसेट फाइनेंस कम. ठीक है, एएफसी एसेट. ठीक है, ट्रैक्टर लो. ठीक है, ये जेसीबी, अर्थ मूवर, जनरेटर सेट, मशीन्स, लॉथ मशीन, ये सब एएफसी करवाता है. एएफसी बनना है आपको तो कम से कम कितना परसेंट एसेट आपका एसेट फाइनेंसिंग से होना चाहिए? पूरा पढ़ाई करके आए हो. और टोटल इनकम वो भी 60% से. 40 दोनों 60% है. आपका टोटल इनकम भी उस एसेट में से 60% एसेट बेस्ड एसेट फाइनेंसिंग में रहना चाहिए और टोटल इनकम में से भी 60% आपको एसेट फाइनेंसिंग से ही मिलना चाहिए. ठीक है. इन्वेस्टमेंट कंपनी जो सिर्फ सिक्योरिटीज अक्वायर करती है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन. लोन कंपनी जो एएफसी डेफिनेटली नहीं होगी, याद रखना. देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी में जो टोटल एसेट्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में जाने चाहिए. कितने परसेंट? 75%. इस पे जरूर एमसीक्यू आएगा, इस पे जरूर एमसीक्यू आएगा, ध्यान रखना. और खुद के फंड्स होने चाहिए कम से कम 300 करोड़ रुपए. और क्रेडिट रेटिंग कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15%. क्रेडिट रेटिंग 15%. क्रेडिट रेटिंग तुम्हारी 15% है. ए डबल ए. ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें? अच्छा, CRAR रेशो कितना होना चाहिए? 15%. हाँ, फीस 15%. सर इसका आंसर दे देते हम, है ना. सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कब होती है वो? जब एसेट साइज कितने से ज्यादा हो. 90%. तुम क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो. मैं कह रहा हूं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कब होगी वो? जब एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा होगी. और अगर 100 करोड़ से कम है एसेट साइड उस एनबीएफसी का, तो वो नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है. वो फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके अंदर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में आपके 90% इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में होने चाहिए. और कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट स्पेशली इक्विटी शेयर्स में होने चाहिए? 60%. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. गाइस ध्यान रखना. और 100 करोड़ से ज्यादा आपकी एसेट साइज होनी चाहिए. एलएनटी डेट, ओके, इंफ्रा डेट फंड अगर हम लोग ये बनाते हैं, आईडी इस पे ऊपर कल क्वेश्चन था आईजी पे, है ना, याद है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड बनने के लिए पहले तुमको क्या बनाना पड़ेगा? फाइनेंस. परफेक्ट. और तुम्हारे जो रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, कितने साल के लिए देना पड़ेगा लोन? 5 साल. परफेक्ट परफेक्ट. लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाया जाता है. ब्यूटीफुल आंसर्स. माइक्रो फाइनेंस एकदम कम अमाउंट का फाइनेंस के लिए आप रेडी हो जाओ. तो माइक्रो फाइनेंस से बिना
बिना सिक्योरिटी के, बिना कोलैटरल के आपको लोन मिल जाता है। दीज आर ऑल थिंग, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड। गाइस रिवीजन भी करवा लिया, आप इसके स्टिकी नोट्स बना लीजिए, इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और गड़बड़ करेंगे आप लोग। नेक्स्ट एनबीएफसी दैट वी हैव टू स्टडी, फैक्टर्स। एक अलग टाइप का बिजनेस है ये। मैं क्या कहता हूं, ये पैसे डूब जाते हैं क्या लोगों के, क्या कहते हो, क्या लोगों के पैसे डूब जाते हैं? यानी मैंने इसको ये प्रोडक्ट बेचा है, ये प्रोडक्ट बेचा है और इसके 10 लाख रुपए देने हैं आपको, लेकिन 5 लाख रुपए दिए, आगे वाले ने बचे हुए 5 लाख दिए ही नहीं अब तक, ऐसा होता है क्या? क्या रिसीवेबल्स डूब जाते हैं? रिसीवेबल्स, ये पैसे डूब जाना, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट में क्या आता है वो? बैलेंस पीएनएल में बैड डेट्स बोलते हैं उसको। तो काफी कंपनीज फैक्टरिंग की सर्विसेज देती है, जहां पे हम आपके सारे रिसीवेबल्स ले लेते हैं। जैसे आपको कितने रुपए लेने हैं अगली पार्टी से, एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगली पार्टी से कितने रुपए लेने थे? आपको अगली पार्टी से लेने थे 10 लाख रुपए। तो फैक्टर क्या करता है, जो भी फैक्टर का धंधा करता है, 10 लाख रुपए आपके थे रिसीवेबल्स। तो फैक्टर क्या करता है, 9,80,000 जिसके भी रिसीवेबल्स थे उसको 9,80,000 रुपए दे देंगे, ठीक है। और फिर ये रिसीवेबल्स हो गए हमारे, अब हम उनसे पैसे वसूलते रहेंगे। हमारा क्या प्रॉफिट होगा? दिमाग लगाओ, एक कंपनी के रिसीवेबल्स थे 10 लाख रुपए, हमने वो 10 लाख रुपए के रिसीवेबल्स अपने नाम पे कर लिए, हम उनसे पैसे वसूलते बैठेंगे। आपको आज पैसे मिल जाएंगे, आज जो आपको 2 महीने बाद मिलने वाले, आपको आज पैसे मिल जाएंगे। कितने? 9.80 लैक्स। तो हमारे क्या फैक्टर बिजनेस में हमारी कमाई कौन सी हुई? 20,000 रुपीज हमने उनको आज बेचा है। दिस इज फैक्टरिंग। देखते हैं फैक्टरिंग बिजनेस। Non-banking financial company, NBFC factor is a non-deposit taking NBFC engage in the principal business of factoring. Factoring क्या होता है मैंने आपको बता दिया, किसी के रिसीवेबल्स जो उसने पैसे लेने अपने सप्लायर्स से या फिर कस्टमर्स से, जो भी पैसे लेने देने जो भी लेने हैं, वो रिसीवेबल्स को फैक्टर खरीद लेता है और उसको थोड़ा डिस्काउंट पे पैसे दे देता है और वो डिस्काउंट का अमाउंट उसका बेनिफिट होता है। The financial asset in factoring business should constitute at least 50% of its total assets, and its income derived from factoring business should not be less than 50% of its gross income. तो जो भी आपकी कमाई होगी, जो भी आपकी एसेट होगी, 50% इसी बिजनेस में होनी चाहिए। जिसको फैक्टरिंग नेक्स्ट लेवल पे समझना है, ये फैक्टर और ये कंपनी और ये कस्टमर, ठीक है। द कंपनी सेल्स द डेट, ये जो कंपनी है ये फैक्टर को अपने 10 लाख रुपए, हमारे एग्जांपल में था ना 10 लाख रुपए, ये बेच देता है। अब बदले में फैक्टर पेज द कंपनी लेस एन एडमिनिस्ट्रेशन फीस। हम लोगों को 10 लाख के रिसीवेबल्स मिले, बदले में कंपनी को हमने कितने पैसे दिए थे? 9.8 लैक्स, ठीक है। कंपनी ने गुड्स सेल कर दिया कस्टमर को, हमने कंपनी को आज ही 9.8 लाख रुपीस दे दिए। 30 दिन के बाद हमको कस्टमर, अब कस्टमर कंपनी को पैसे नहीं देगा, कस्टमर किसको पैसे देगा? फैक्टर को पैसे देगा। कितने देगा? 10 लाख। तो 30 दिन में हमने कितने रुपए कमा लिए? 20,000। दिस इज द बिजनेस। ये लिखना है तुमको, ठीक है। इनकम इज 20,000। प्लीज राइट इट डाउन इफ यू विश। इसकी जरूरत नहीं है बट ठीक है, एग्जीक्यूटिव में काम आएगा।
Done, sir. ऑलराइट, आर यू डन? Yes, sir. सो एनबीएफसी के इस कैटेगरी के बिजनेस में आपकी 50% एसेट इस बिजनेस में होनी चाहिए और इस बिजनेस से आपकी टोटल इनकम होनी चाहिए 50%। ऐसा बिजनेस काफ़ी लोग करते हैं। इंडिया फैक्टरिंग नाम की कंपनी है, कैनबैन फैक्टर्स लिमिटेड नाम की एक बैंक है, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड भी ये काम करती है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग साहब। फैक्टरिंग के बाद मॉर्गेज। मॉर्गेज है क्या? Goods. मॉर्गेज गिरवी रखना, गिरवी या Immovable property. हाँ, MCG mortgage guarantee companies are financial institution for which at least 90% of the business turnover is mortgage guarantee business or at least 90% of the gross income is from mortgage guarantee business and net owned fund is 100%। तो mortgage guarantee जो business होता है उसमें आपकी कम से कम जो ग्रॉस इनकम होना चाहिए वो इस बिजनेस से आना चाहिए 90% और आपकी नेट ओन्ड फंड कितनी होनी चाहिए 100 करोड़। नेट ओन्ड फंड तुम्हारा फंड होना चाहिए 100 करोड़ का। इसके पहले नेट ओन्ड फंड का कहीं पढ़ा है क्या हमने? नेट ओन्ड फंड का क्राइटेरिया 300 करोड़ का पढ़ा है। कहां पढ़ा है हमने? दिमाग लगाओ। 300। Finance. परफेक्ट परफेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तो एक छोटा सा चार्ट ही बना लेना, बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, दैट्स मॉर्गेज। और काफी जगह ये होता है, हमें मल्टीपल बिजनेस करने हैं। जैसे आप एसबीआई को देख लो, बैंकिंग में भी है एसबीआई, करेक्ट? Yes, sir. इंश्योरेंस में भी है। एसबीआई का इंश्योरेंस सिखाया क्या मैंने आपको? एसबीआई लाइफ। एसेट मैनेजमेंट भी है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था एसबीआई एक फैक्टरिंग बिजनेस भी करता है, देखा है ना तुमने? ये एसबीआई का लोगो है ना। और आप ये एसबीआई की वेबसाइट में मिल जाएगा आपको ये। सर इतने सारे बिजनेस करने हैं एसबीआई को, तो इन सब बिजनेस को के लिए एक नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी is a financial institution through which promoter groups will be permitted to set up a new bank. It's wholly owned non-operative financial holding company which will hold the bank as well as ये banking business भी कर पाएंगे as well as insurance as well as other financial service companies regulated by RBI or other financial sector regulators to the extent permissible under the applicable regulatory prescription। तो आपको अगर बैंकिंग करना है, उसके बाद दूसरे बिजनेस करने, तो आप एक काम करो, क्या कर लो? पहले एक नॉन ऑपरेटिव यानी जो कोई बिजनेस नहीं करती एक होल्डिंग कंपनी बना लो और इस ब्रांड के अंदर आप मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हो। नॉन ऑपरेटिव यानी जो काम नहीं करता, होल्डिंग कंपनी जो सारी बिजनेसेस का कंट्रोल अपने पास रखती है, होल्डिंग कंपनी। और ये सारे एनबीएफसी है, इसलिए फाइनेंस, इसलिए नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। ओके, इन्हें आप बना लो। बैंकिंग के अलावा अगर आपको ऐसे बिजनेस करने हैं तो इस रूट से जाना पड़ता है। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट एज फार एज ऑल द कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसीज आर कंसर्न। कोई कैटेगरी फिर से बतानी है? बता दो। कोई कैटेगरी फिर से समझानी है? इसमें सिर्फ वो जो नंबर्स है 60% 90% वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फैक्टर्स एक बार दो बार। फैक्टर्स वो तो इतना अच्छे से हमने डिस्कस किया बेटा। फैक्टरिंग बिजनेस, ये बिजनेस ऐसा होता है जहां पे मैं किसी कंपनी के क्या खरीद लूंगा? रिसीवेबल। इन्हें कंपनी को मान लो 10 लाख रुपए लेने थे इस कस्टमर से, एबीसी कस्टमर से, और 30 दिन के बाद मिलने वाले थे वो पैसे। गुड्स आज द कंपनी सेल गुड्स टू एबीसी लिमिटेड टुडे, और एबीसी कब देने वाला है ये 10 लाख रुपए? 30 दिन के बाद। ठीक है, यहां तक ठीक है? यस। अब कंपनी को मान लो आज पैसे चाहिए, तो कोई बात नहीं, फैक्टर इनको ये 10 लाख रुपए आज दे देगा, लेकिन सर 10 लाख रुपए आज नहीं दे पाएंगे,
क्योंकि एक 30 दिन का तो ब्याज भी लगेगा ना, करेक्ट? Yes. तो इसलिए 9.8 लाख रुपीस हम कंपनी को दे देंगे, क्योंकि वो 30 दिन का इंटरेस्ट हमने काट लिया है, या फिर इसको अच्छी भाषा में बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन फीस। अब सर फिर वो फैक्टर वाला बिजनेस क्या करेगा सर? कुछ नहीं, 30 दिन तक सबर करेगा और फिर एबीसी जो पैसा इनको देने वाली थी, अब वो पैसा किसे देगी? फैक्टर को देगी। कितना पैसा देगी? 10 lakh. और प्रॉफिट कितना हुआ फैक्टर का? 20,000. 20,000। कैसा बिजनेस लगा आपको ये? नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस में, थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं, नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। यहां पे एक महीने में तुमने 20,000 रुपए कमाए हैं, जो कि होते हैं 2%, और 2% पर मंथ, पर एनम कितना हुआ? 24%. काफी अच्छा रिटर्न वाला बिजनेस है ये, लेकिन इसमें रिस्क है ना? Yes. रिस्क क्या है? अगर एबीसी ने दगाबाजी कर दी तो 24% तो छोड़ो, तुम्हारे सब डूब जाएंगे पैसे। समझा बेटा? Yes, sir. करेक्ट। अब जाते हैं, पैसे चाहिए ना तुमको, बड़ा पैसा चाहिए ना तुमको, तो जाओ, कहां जाओ? स्टॉक मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट का बेसिक्स पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया डेट्स बैक टू द 18th century व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योरिटीज, ईस्ट इंडिया, ये ईस्ट इंडिया थी हमारे देश में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बोल के आए थे, याद करो। Yes, sir. ईस्ट इंडिया ने ये ट्रेडिंग वेडिंग हमको ईस्ट इंडिया ने ही सिखाया, हमको कहां कुछ आ रहा था। When East India Company securities were traded in the country until the end of 19th century, securities trading was unorganized and the main trading center were Bombay and Calcutta. तभी बॉम्बे था, अब मुंबई कहते हैं, and now it is Kolkata. Of the two, Bombay was the chief trading center wherein bank shares were the major trading stocks. During the American Civil War, Bombay was an important source of supply for cotton. कॉटन ही था ना, हम लोग और क्या बनाते थे? अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे बेचारे, और तब इंडिया में कॉटन का काफी प्रोडक्शन बढ़ा, कॉटन का, और कॉटन का प्रोडक्शन पहले से ही था, अब इसकी डिमांड भी बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में। Hence trading activities flourished during the period, resulting in boom in the share prices. What do you mean by boom in the share prices? Growth. और जब बूम होता है तो सबको क्या होता है? Profit. और जब सबको प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? Standard of living high. जब सबको प्रॉफिट होता है तो सबको उस सेक्टर से उम्मीद बढ़ जाती है, और जब सबको उस सेक्टर से उम्मीद बढ़ जाती है तो उसमें भीड़ बढ़ जाती है, और फिर वो इंडस्ट्री Growth करती है. ग्रोथ करती है। करेक्ट। Then this boom in the first is in the history of Indian capital market. ये पहली बार रेट्स बढ़े थे हमारे, लेकिन हर चीज जो पहले ऊपर जाती है उसके बाद क्या होता है? अरे सिखाए रे तुमको, जो चीज एक्सपांड होती है एक पॉइंट के बाद पीक पे पहुंच जाती है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, घुस जाती है। ठीक है, तो हमारे कैपिटल मार्केट के साथ भी ऐसा हुआ, उछाल मिला और हम फिर से गिर गए, बहुत ज्यादा गिर गए। द फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, this boom is the first history of Indian capital market, lasted for half a decade, 5 साल. The first joint stock company was established in 1850. The bubble burst on July 1st, 1865, when there was a tremendous slump in share prices. Slump in share prices. उठाव के बाद नीचे आना है, गिरना ही है, वो तो tremendous slump in the share prices. Okay. तो ऐसा था हिस्ट्री। आज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की हालत बताता हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज एंड कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, इतने ही स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे इंडिया में आज है।
बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई थी, देयर वर मोर देन 20 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, लेकिन फ्लरिश नहीं हो पाए। अब से 4 स्टॉक एक्सचेंजेस है। नाउ ट्रेडिंग वाज एट दैट टाइम लिमिटेड टू डजन ब्रोकर्स, सिर्फ 12 ब्रोकर्स थे, ठीक है। एंड देयर ट्रेडिंग प्लेस वाज अंडर अ बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल इन बॉम्बे। देखना है तुमको, वो बनियान ट्री आज भी है, देखनी है वो जगह, Yes, sir. दैट इज इन बॉम्बे। दिस इज द प्लेस जहां पे सारे ब्रोकर्स शेयर को ट्रेड करते थे। These stockbrokers organized an informal association in 1875, Native Shares and Stockbroker Association. इन लोगों ने बनाया Native Shares and Stockbrokers Association in Bombay. The stock exchange in Calcutta and Ahmedabad, also industrial and trading centers, came up later. The Bombay Stock Exchange was recognized in May 1927 under the Bombay Securities Contract Control Act 1925. तो Bombay Stock Exchange को recognize किया गया May 1927 under the Bombay Security Contract Control Act. That is how it is. पहले सिर्फ कितने डजन ब्रोकर्स, 12 ब्रोकर्स थे, यहां से शुरुआत हुई है अंडर अ बनियन ट्री टाउन हॉल। इंडिया रिमेन्ड लार्जली इनएक्टिव टिल द 1970s। 1976 तक कुछ नहीं, चिल मार रहे थे हम लोग। Partial liberalization of economy, pro-capital market policies under 1980s infused some life to the markets, but it was only the economic liberalization of 1990s that provided a lasting impetus. ये economic liberalization है, किसकी बात कर रहे हैं? 1991 एलपीजी ने पूरा खेल चेंज कर दिया इंडिया का। Today, segments of Indian capital market are also comparable with counterparts in many of the advanced economies in terms of efficiency, tradability, resilience and stability. यानी हम लोग, to be honest, हम लोग यूएस और जापान के लेवल पे फास्ट काम कर रहे हैं आज, इतना अच्छा लेवल है। In particular, the ability to withstand several periods of stress, notably the Asian crisis in 1997-98, the global financial crisis in 2007-9, and taper tantrum episode in 2003 is a sign of their increasing maturity. यानी मार्केट में 3 ऐसे बड़े बड़े स्लम्स इंडियन मार्केट ने झेले, 2007, 2013, 1997, 98 इतना क्राइसिस हुआ, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट ज्यादा हिले नहीं। दिस टेल्स अबाउट द मैच्योरिटी, हमारी मैच्योरिटी। ये जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था वो बैंकॉक से, थाईलैंड से शुरुआत हुई थी उसकी, टेपर टैंट्रम एंड ऑल, हम लोग इसमें और डीप डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है। हम लोगों को बस ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने क्राइसिस हुआ तो गिव अप नहीं किया। हमारी लेवल, हमारी मैच्योरिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि हमने लड़ा और हम लोग जिंदा रहे। उसके बाद हमने पढ़ना है इंडियन कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरे दिमाग में आता है? करेक्ट। मेजरली सीएसईटी लेवल पे तो भी शेयर्स और डिबेंचर्स का खेल थोड़ा ज्यादा है। लेट्स चेक इट आउट। टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सो सबसे पहले कौन सा शेयर पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या लगता है तुमको? ऑफ कोर्स सबसे पहले पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इक्विटी? पार्ट, ठीक है। यानी हम लोगों ने जितना भी पैसा इकट्ठा किया है उसमें तुमने जितना परसेंट तुम्हारा हिस्सा है उसी के हिसाब से तुम्हें शेयर्स मिलेंगे। इक्वल शेयर्स नहीं मिलेंगे, इक्विटेबल शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। इक्विटी शेयर्स आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स, कॉमन शेयर्स दैट रिप्रेजेंट्स द ओनर्स कैपिटल। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लिटरली द owners. They have control over the working of the company. The holders of these shares are real owners of the company. MCQ के लिए आ सकता है। They have control over the working of the company. कैसे आप बोल सकते हो? Equity shares have the control over the working of the company. कैसे बोल सकते हो आप? जितने भी आपके पास शेयर्स है उतनी वोटिंग राइट्स मिलेगी। एक मिनट, मेरे पास 50,000 शेयर है तो मेरे पास 50,000 वोट रहेंगे क्या? सर कल तो आपने पढ़ाया था 1 शेयर 1 वोट।
कल तो आपने यही पढ़ा था, आज आप अलग पढ़ा रहे हो। ओए हेलो, गड़बड़ कर दी तुमने आज। ये सेल्फ हेल्प म्यूचुअल हेल्प चल रहा है क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स में होता था वो, पढ़ते हैं। इन कोऑपरेटिव बैंक वन शेयरहोल्डर हैज वन वोट, वॉट एवर मे बी द शेयर्स ही मे होल्ड, ओके, it will give him only one vote. Joint stock bank, the voting rate of shareholder is determined by the number of shares. ठीक है, समझा? इसका मतलब जितने शेयर्स उतने वोट्स, और मेरे पास वोटिंग राइट्स है, इसका मतलब मेरी बात सुनी जाएगी, मैं डिसाइड करूंगा कि कंपनी में क्या होगा। एनुअल जनरल मीटिंग में मुझे बुलाया जाएगा, फिर वो वोट करवाएंगे कि क्या आपको ये मान्य है, ये डायरेक्टर्स चलेंगे आपको, जी चलेंगे। मैंने अपॉइंट किए हुए डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे और वही लोग वही डिसीजन लेंगे जो हमारे फेवर में हो। सो यू कैन लिटरली से शेयर होल्डर्स कैन कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स, सर तो फिर ओनर हूं तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मिलेगा ना, डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेइंग इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एक और टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस मिलता है, पहले उनको दे देंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंस होता है, लेकिन क्या नहीं होता, उनके पास फिर वोटिंग राइट्स नहीं होते, thereby they lose their power. The rate of dividend on these shares depends upon the profits. They may be paid a higher rate of dividend or they may not get anything. ऐसा भी हो सकता है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो शायद डिविडेंड ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। Equity share is the main source of finance for any company, giving investors right to vote, share profits, claim on assets. Various types of equity share capital are authorized, issued, subscribed, paid up, rights, bonus, wet equity. The expression of value of equity shares are in terms of face value or par value, issue price, book value, market value, intrinsic value and stock market value. ठीक है, ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ने वाले हो एग्जीक्यूटिव में। Normally a company started with equity finance of its first source of capital from the owners or the promoters. सबसे पहले किसी कंपनी में खुद को पैसे डालने पड़ेंगे क्या, या डायरेक्टली आईपीओ वहीं से लेंगे पैसा? अरे भैया तुम पहले खुद के पैसे ले आओ, कुछ तो ले आओ। After a certain level of growth, there is a requirement of more capital for further growth. अब और पैसे चाहिए तो कहां से लाओगे? Relatives, neighbors, friends. देखो, a company then finds an investor in the form of friends, relatives, venture capitalists, mutual funds, or any small group of investors and issue fresh equity shares to the investors. अगर मैं नए इक्विटी शेयर लाने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या पब्लिक से ही पैसा ले लो ना, आईपीओ। व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपके दोस्तों के पास कितने पैसे होंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स के पास, तुम्हारे रिलेटिव्स भी तुम्हारे जैसे ही है, उनके पास भी पैसे नहीं है, कितने देंगे पैसे? फ्रेंड्स कितने पैसे देंगे? है ही नहीं मेरे पास तो कहां से दूं? IPO. A point comes when the company reaches a very big level and requires huge capital investment for a business growth. IPO is the offer of shares which the company makes to the general public for the first time. अब एक बार पैसा ले लिया तो वापस पब्लिक से ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? एक बार अगर हमने पब्लिक से पैसा ले लिया और फिर से पैसों की जरूरत है, ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ले लो। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, follow on public offer is more such offers in future to the public. So guys, आप पहले अपना पैसा ले आओ, ठीक है, वेरी सिंपल। आप पहले अपना पैसा ले आओ, ठीक है, खुद का पैसा ले आओ, फर्स्ट सोर्स। उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स का पैसा ले आओ, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढो, जैसे फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, उसने डायरेक्टली उसको पब्लिक फंडिंग थोड़ी ना हुई, पहले वेंचर कैपिटलिस्ट ने हेल्प करी। म्यूचुअल फंड भी पूल बना के बैठता है पैसों का, क्या ये लोग भी देखते रहते हैं कौन सा बिजनेस अच्छा है, हाँ या ना? ये स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से थोड़े थोड़े पैसे लिए जाते हैं प्राइवेट लेवल पे, लेकिन एक पॉइंट के बाद इनसे कुछ नहीं होता, हमको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो फिर चले जाओ स्टॉक मार्केट, आईपीओ में खेलो। फिर आप आईपीओ के बाद और पैसा चाहिए, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ, एमसीक्यू के लिए गोल्ड, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एमसीक्यू के लिए गोल्ड है वो। उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो,
ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, राइट्स एंड स्वेट इक्विटी, एक एक करके कर लेते हैं इसको कवर। सबसे पहला ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यानी क्या? मैक्सिमम ये कंपनी कितना फंड रेस कर सकती है, मैक्सिमम अपर लिमिट, उसमें से कितने शेयर्स ये मार्केट में इश्यू करना चाहते हैं। इसमें से कौन सी फिगर बड़ी होगी? ऑथराइज शेयर कैपिटल, विच इज आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कितना आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल, उतना अपर लिमिट, उससे ऊपर कैपिटल नहीं आ सकता है। उसके बाद पब्लिक को कितना इश्यू करना है, उसमें से फिर पब्लिक कितनी इंटरेस्टेड होती है उसको क्या कहते हैं? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और फिर कितना पैसा आपको मिल जाता है, पेड अप। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ए कंपनी कैन इश्यू. Company can increase it from time to time. However, for that we need to comply with some formalities. We may also have to pay fees some to legal bodies. तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज है, पैसे भी लगते हैं. उसके बाद इश्यूड शेयर कैपिटल, इट्स तो पहला हमारा हो गया ऑथराइज्ड, ये अपर लिमिट है. उसके बाद हम लोगों को कितना इश्यू करना है, इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच ए कंपनी ऑफर्स टू द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर को कितना इश्यू करना है. उसके बाद इन्वेस्टर्स कितना लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब्ड. इट इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट्स एंड अग्रीज अपॉन. और उसके बाद कितना पैसा मिलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच द इन्वेस्टर्स पे. नॉर्मली ऑल कंपनीज एक्सेप्ट कंप्लीट मनी in one shot and therefore issued, subscribed and paid up capital becomes one and the same. Conceptually paid up capital is the amount of money which the company actually invest in business. जो पैसा हाथ में आया उसी पैसे को बिजनेस में लगाया जाता है. ठीक है. ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप, चारों क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि ऑथराइज कैपिटल आपका 500 करोड़ हो और इश्यूड शेयर कैपिटल भी आपका 500 करोड़ हो. No, sir. ठीक है. So, अच्छा, ऑथराइज शेयर कैपिटल आपका 500 करोड़ और इश्यूड कैपिटल आपका 400 करोड़ हो सकता है. yes, sir. उसमें से सब्सक्राइब मेरा 390 करोड़ हो सकता है. Yes. यस. फिर उसमें से कॉल कर करके पैसा बुलाया जाता है. कॉल कर करके काफी लोग एक शॉट में भी पैसे ले लेते हैं. ऑलराइट. सो सबसे बड़ा ऑथराइज्ड, फिर इश्यूड, फिर सब्सक्राइब, फिर पेड अप. उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थोड़े प्रिविलेजेस मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट्स शेयर्स. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए these shares are those which company issues it to its existing shareholders. The company issues such kind of share in order to protect ownership rights of the existing investors. Existing कैसा है कि कंपनी नए नए इश्यूज तो ले आती है, तो पहले क्या कहती है, काम करो यार, इसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दे दो. हमारे एग्जिस्टिंग को, जैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तब थे हमारे साथ जब दूसरे लोग नहीं थे. अब जब नया इश्यू आ रहा है तो सबसे पहले क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका देना चाहिए? क्या कहते हो? थोड़ा कम पैसों में, थोड़ा पहले, थोड़ा प्रेफरेंस, ताकि तुम देख लो अगर आपको लगता है तो हम आपको पहली प्रायोरिटी देते हैं. राइट शेयर्स. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनका हक देंगे कि आप अपना ओनरशिप राइट आप ले सकते हो. आपके पास जितने भी परसेंट शेयर्स है उस परसेंट में हम आपको शेयर्स दे सकते हैं. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. उसके बाद एक बात बताओ, तुम अगर आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी जॉब कर रहे हो और आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी 12 लाख रुपीज है और कोई दूसरी कंपनी आपको 15 लाख रुपीज दे रही है, तो क्या तुम जॉब चेंज कर लोगे? Yes, sir. yes, sir. क्या बिकाऊ हो बे तुम लोग. हाँ, 3 लाख के लिए बदल दोगे जॉब? Sir. हाँ या ना? अरे बोल दो ना, हाँ, जो दिल में बोल दो, कुछ नहीं होता. Yes, sir. काफी लोग जॉब चेंज कर लेंगे. अब एक बात सुनो, कुछ एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्या कंपनी के लिए? Yes, sir. कुछ एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं
और एम्प्लॉय जाने से प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी को. हैव यू हर्ड अबाउट सुंदर पिचाई? Yes, yes. है ना, सुंदर पिचाई. ऐसे लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन ये ओनर्स नहीं होते, एम्प्लॉय होते हैं. इनको रोकने के लिए सैलरी नहीं, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उनके दिमाग जिसके कारण कंपनी ग्रो होने वाली है, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं. स्वेट इक्विटी एक्सेप्शनल एम्प्लॉय, सबको नहीं मिलता ये. एक्सेप्शनल एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड टू एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज or directors of the company for the exceptional job in terms of providing know-how and intellectual property, यानी अपना दिमाग लगा के, ठीक है, know-how या intellectual property के लिए ये शेयर्स दिए जाते हैं. ठीक है, देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है. लेकिन स्वेट इक्विटी के लिए आपको उतना वैल्यूएबल बनना पड़ेगा. समझ गए क्या? आपको उतना वैल्यूएबल बनना पड़ेगा. लाइक हु आर द ओनर्स ऑफ गूगल? Sergey Brin and Larry Page. लैरी पेज एंड सार्जे ब्रिन. पता होना चाहिए, इतना हर चीज गूगल करते हो और इसको गूगल करोगे वो लोग गूगल में से निकल के मारेंगे तुमको. ठीक है, अब दे आर द वंस जिन्होंने गूगल डेवलप किया, एंड यू नो दैट्स द बेस्ट पार्ट. लेकिन क्या एक सर्च इंजन बना के रख दिया तो बात खत्म हो गई? और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हो सकते हैं कि जो नॉन मैकेनिकली काम करे और कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करे. ऐसे लोग हो सकते हैं? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ. सब लोग क्या 9 बजे जाने का, 6 बजे वापस आने का, ऐसे माइंडसेट से काम करते हैं. एक घुमाई हुई चाबी से चलता है. लेकिन उसमें कोई ऐसा बंदा रहेगा, उसमें कोई ऐसा बंदा रहेगा जिसमें स्पार्क होगा, जिसमें कुछ जज्बा होगा कुछ ऐसा करने का. नहीं यार, इवन इफ आई एम एन एम्प्लॉय आई विल डू समथिंग विच इज रियली गुड. इवन इफ आई एम एन एम्प्लॉय आई विल डू समथिंग रियली गुड फॉर द कंपनी. ठीक है, मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश जरूर करूंगा. तो कुछ ऐसे लोग जो मैकेनिकली काम नहीं करते, थोड़ी वैल्यू एडिशन करते हैं. ये कौन सा है कंसेप्ट? व्हाट इज दिस? गूगल क्रोम. इट्स गूगल क्रोम. क्या गूगल क्रोम इन्होंने इन्वेंट किया है? तो इन्होंने तो एक सर्च इंजन बना दिया. दे डिड नॉट इन्वेंट गूगल क्रोम. लेकिन आज 65% ऑफ गूगल्स अर्निंग कम फ्रॉम गूगल क्रोम. और ये इन्वेंशन लैरी पेज और सर्जे ब्रिन का नहीं है. ये इन्वेंशन उनका नहीं है. हु इज द मास्टरमाइंड ऑफ गूगल क्रोम? सुंदर पिचाई. ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ गूगल क्रोम. ऐसे एम्प्लॉयज को जाने देंगे क्या? सोचो, जो 65% अर्निंग्स का जिम्मेदार है, क्या ऐसे एम्प्लॉयज को जाने देंगे बाय एनी चांस? जी नहीं. ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए होते हैं कौन से शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स. क्या कहते हैं इनको? स्वेट इक्विटी शेयर्स. So that's it for equity shares followed by preference shares. चलो थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं. तुम लोग भी 12th तक पढ़े हो लिखे लोग हो. इसमें से कौन सा प्रेफरेंस शेयर अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है? कन्वर्टेबल, नॉन. 8 ऑप्शन है आपके पास. एमसीक्यू थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि 8 ऑप्शन है. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. Non-participating. Irredeemable. Non-convertible. हाँ भी सभी बोल लो, बचे ही कौन से अब? Non-cumulative. क्या फेंक रहे हो बे? Irredeemable preference shares are not available as in the preference share concept today. Let's check it out. Preference share capital. Preference shares more commonly referred to as preference stock are shares of a company stock with dividends that are paid out of shareholders before common stock dividends are issued. यानी इनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलता है. क्या मिलता है इनको? प्रेफरेंस मिलता है. इसलिए इनको क्या कहा जाता है?
preference shares, yeah. And if the company enters bankruptcy, कंपनी अगर बंद हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, दिवाला निकल जाता है, तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू बी पेड फ्रॉम कंपनीज एसेट्स बिफोर कॉमन स्टॉक होल्डर्स. मोस्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ फिक्स्ड डिविडेंड while कॉमन स्टॉक जनरली डू नॉट. यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो इतना पैसा मिलेगा ही ऐसा होता है, लेकिन कॉमन स्टॉक वालों को ऐसा नहीं होता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो टिपिकली डू नॉट होल्ड एनी वोटिंग राइट्स बट कॉमन शेयर होल्डर्स डू. हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टिपिकली कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता, कॉमन शेयर होल्डर्स को होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स एंड अ बैड थिंग फॉर प्रेफरेंस शेयर्स. ये वोटिंग राइट्स पे एमसीक्यू बन सकता है, 1 मार्क का बनेगा एमसीक्यू, लेकिन बनेगा. ठीक है, आप लिस्ट देख लो. अगर आपके नोट्स में अगर लिस्ट दिख रहा होगा आपको, तो इसमें से कौन सा लिस्ट में शामिल नहीं है? इररिडीमेबल. ये रिडीमेबल इररिडीमेबल क्या होता है? चलो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं. जो नोट्स में दिया है पहले वो पढ़ लेते हैं. पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव? सर डिविडेंड अगर दे रहे हैं, डिविडेंड अगर नहीं दे रहे हैं तो मत दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस साल डिविडेंड मत दो, लेकिन उस डिविडेंड का जो अमाउंट हमको आपने वादा किया था उसको क्या करते चलो? क्यूमुलेट करते चलो, और जब प्रॉफिट्स होंगे तब आप हमें डिविडेंड दे देना. ठीक है, देखते हैं. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज पेएबल इफ द कंपनी अर्न्स एडिक्वेट प्रॉफिट. However, cumulative preference shares carry additional feature which allow preference shareholders to claim unpaid dividends of the year. अगर गलती से आपने हमको किसी एक साल में, गलती से आपने हमें किसी एक साल में डिविडेंड्स नहीं दिए, तो claim unpaid dividends for of the years in which dividend could be paid due to insufficient profit. तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं. cumulative preference shares क्या करेंगे? अनपेड डिविडेंड को क्या करेंगे? क्यूमुलेट करेंगे, जमा करके रखेंगे, और जिस साल प्रॉफिट हो जाएगा उस साल फिर हमको दे देना. ये हुए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. भैया इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई क्यूमुलेट नहीं होगा, आपको मिलेगा ही नहीं उस साल. द होल्डर्स ऑफ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट प्रेफरेंस डिविडेंड इफ कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, बट दे डू नॉट हैव राइट टू क्लेम अनपेड डिविडेंड्स which could not be paid due to insufficient profit. चलो मान लेते हैं आप एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपके पास दो ऑप्शन है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. किस टाइप का प्रेफरेंस शेयर्स आप लेना चाहोगे? आराम से सोच के बताओ. क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव? क्यों नॉन क्यूमुलेटिव? एनी रीजंस? कुछ लोगों ने क्यूमुलेटिव कहा, कुछ लोगों ने नॉन क्यूमुलेटिव कहा. सर प्रॉफिट तो मुझे मिल रहा है ना, लाइक जरूरी तो नहीं कि हायर प्रॉफिट हो ही. ना 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 ना, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही है, और नॉन क्यूमुलेटिव में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा इस साल, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे या फिर आप क्यूमुलेटिव वाली स्कीम में जाना चाहो? ठीक है, इस साल मत दो, लेकिन अगले साल जब अच्छे प्रॉफिट होंगे तो देना आप जरूर. कौन सा बेटर है? कौन सा बेटर है? जल्दी बोलो. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज बेटर. नॉन क्यूमुलेटिव में क्यूमुलेशन नहीं होगा तो आपका उतना नुकसान हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. रिडीमेबल यानी क्या? कंपनी आपसे वापस खरीद लेगी. Redeemable preferences are those which are redeemed or repaid after the expiry of stipulated period. 5 साल तक आपके पैसे चाहिए उनको, फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद आपको वो आपके प्रेफरेंस शेयर्स का जो भी पैसा है वो आपको वापस कर देंगे. रिडीमेबल. इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का चलन नहीं है. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग preference share entitled to have share the surplus profit and surplus assets of the company in addition to preference dividend. यानी आपको जो प्रेफरेंस डिविडेंड देने का हमने जो वादा किया था, आपको जो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड देने का वादा किया था वो तो हम देंगे, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉफिट्स हुए तो आपको उन ज्यादा प्रॉफिट्स में भी हम शेयर देंगे.
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इफ एट ऑल हमारी कंपनी का इस साल ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हम लोग ज्यादा प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर करेंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग। Non-participating preference shares are not entitled to share surplus profit and surplus asset like participating preference share। चलो तो बता दो फिर से कौन सा बेटर है, participating and non-participating, which one is better? दिमाग लगाओ, which one would you prefer, participating preference share or non-participating preference share? Participating, correct। And the last one, convertible एंड नॉन कन्वर्टेबल। सर किस में कन्वर्ट होगा, प्रेफरेंस शेयर किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी शेयर्स में। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, द होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर गिवन एन ऑप्शन टू कन्वर्ट होल और पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नॉन कन्वर्टेबल, the holders of non-convertible preference share do not have the option to convert their holding into equity shares. They remain as preference share till their redemption. What do you mean by the word redemption, by the way? Redemption है ना, मैच्योरिटी पीरियड पे आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं, रिडीमेबल। तो वो जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नॉन कन्वर्टेबल में नहीं होता। कौन सा बेटर है, कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल? कन्वर्टेबल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, जरूरी थोड़ी एक्सरसाइज करना है, समझ रहे हो? नहीं करना मुझे कन्वर्ट, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, तो रिडेम्पशन का ऑप्शन तो आपको हमेशा अवेलेबल है। इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो इंडिया में चलते ही नहीं है, ठीक है। छोटा सा चार्ट बनाओगे या आपको आता ही है? जल्दी बोलो, चार्ट बनाओगे या आता है? चलो आगे बढ़े। अब कैसा है ना, जब तुम कंपनी में शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, तो प्रॉफिट हुआ तो ही पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? यहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो ही पैसा मिलेगा। अब सर लेकिन क्यूमुलेटिव में तो मिलता है, अरे लेकिन आज थोड़ी ना मिलेगा, अगले साल मिलेगा। मुझे पैसा मेरा कब चाहिए? आज चाहिए, मुझे चाहिए अभी के अभी। अरे लेकिन प्रॉफिट होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कब होगा, कब मिलेगा? एक मिनट, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है। तो तू मालिक बन, तू लोन दे दे कंपनी को, गिव गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। डिबेंचर में आपको डिविडेंड मिलेगा या क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा आपको। द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, अ कंपनी में रेज long-term finance through public borrowings. These loans are raised by the issue of debentures. A debenture is a document under the company's seal which provides for payment of principal sum and interest thereon at regular intervals, which is usually secured by fixed or floating charge on the company's property or undertaking and which acknowledges a loan to the company. A debenture holder is a creditor of the company. A fixed rate of interest is paid on debenture. Guys, a fixed rate of income. Okay. फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे क्या हो जाएगा? हमको तो फिक्स्ड पैसा मिलने ही वाला है। तो क्या आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे? क्या लगता है आपको? इट्स अ गुड ऑप्शन जब आपको ज्यादा प्रॉफिट में ज्यादा इच्छा नहीं है। द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज द चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of the company. The debentures are generally given a floating charge over the assets of the company. Where the debentures are secured, they are paid on priority in comparison to all creditors. यानी अगर आपके debentures secured है तो सबसे पहले किसको पे किया जाएगा? डिबेंचर होल्डर को पे किया जाएगा। और अगर कंपनी पैसे नहीं दे पाती है तो उनके एसेट्स को बेच के, फ्लोटिंग चार्ज यानी आपके एसेट्स पे हमारा चार्ज है, हम आपके एसेट्स को बेच के अपने पैसे आपसे वसूल कर सकते हैं। तो क्या डिबेंचर होल्डर अगर बनते हो तो क्या अच्छी बात है? सर हाँ, फिक्स्ड इनकम के लिए गो फॉर डिबेंचर, लेकिन अगर आपको थोड़ा लंबा खेलना है तो गो फॉर इक्विटी शेयर्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, they are debentures that are secured against an asset of the company. This means a charge is created on the asset in case of default in the repayment of such debentures. So in case company does not have enough funds to repay the such debentures, the said asset will be sold to pay such a loan. The charge may be fixed against a specific asset or floating
अगेंस्ट ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो गाइस सिक्योर्ड यानी क्या कि अगर डिबेंचर होल्डर के पैसे नहीं मिले तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे सिक्योर डिबेंचर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कंपनी की फैक्ट्री पे हमारा डिबेंचर होल्डर का चार्ज है, तो कंपनी की फैक्ट्री बेच के अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वसूलेंगे। तो क्या सिक्योर डिबेंचर एकदम बढ़िया डिबेंचर लग रहा है आपको? व्हाट से? किसी भी एंगल से ठीक है, सिक्योर डिबेंचर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जहां पे आपके पैसे नहीं डूबेंगे, इंटरेस्ट के साथ पैसे मिलेंगे अगर फैक्ट्री बेच के उतने पैसे मिलते हैं तो। और इसके लिए स्पेशली अपॉइंटेड होती है डिबेंचर ट्रस्ट। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा बता दिया मैंने, जरूरत नहीं थी डिबेंचर ट्रस्ट वगैरह की। उसके बाद दूसरा है एक होता है दूसरा है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। काट दिया यार ये तो, देखते क्यों काटा है। They are not secured by any charge against the asset of the company, neither fixed nor floating. Normally such kind of debenture are not issued by companies in India. Very nice. ठीक है, इसलिए इस लिस्ट में अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं आए हैं। करेक्ट है, समझा? तो क्यों ये इंडिया में अलाउड नहीं होंगे? क्योंकि सही नहीं है यार, अगर पैसे डूब के तो डिबेंचर होल्डर्स के पैसे डूबने नहीं चाहिए, इसलिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इंडिया में नहीं होते। रिडीमेबल इररिडीमेबल का क्या मतलब होता है? ठीक है, हाँ देखो, redeemable, these debentures are payable at the expiry of their term, which means at the end of specified period they are payable either in lump sum or installment. Such debentures are redeemable at par, premium or discount. तो आपको डिबेंचर्स में, रिडीमेबल डिबेंचर्स में आपने अगर मान लो 10 लाख के डिबेंचर्स लिए थे तो ऐसा हो सकता है कि आपको 10 लाख रुपए वापस मिले, ऐसा हो सकता है आपको 10 लाख के अलावा 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले, प्रीमियम मिले, या ऐसा हो सकता है 10 लाख के डिबेंचर्स आपने जब खरीदे थे 5 साल पहले तब आपको 9 लाख रुपए में दिए थे, तो आपको आज कितने पैसे वापस मिलेंगे? 10 लाख। तो जब आपने खरीदे थे तो 9 लाख दिए थे, लेकिन आपको मिल रहा है 10 लाख, तो आपने तब आपको क्या मिला था? डिस्काउंट। 10 लाख रुपए डाले थे, 10 लाख रुपए वापस मिले, बीच बीच में इंटरेस्ट मिला, तो रिडीमेबल डिबेंचर्स वेर रिडीम्ड एट पार। 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीदे थे, 5 साल बाद 15 लाख रुपए मिले, तो 5 लाख रुपए का क्या मिला? प्रीमियम। 8 लाख रुपए में डिबेंचर्स खरीदे थे 10 लाख रुपए के, लेकिन जब रिडीम हो रहे तो 10 लाख मिल रहे, तो क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। दैट इज हाउ इट इज। इररिडीमेबल, such debentures are perpetual nature, there is no fixed date at which they become payable. They are redeemable when the company goes into liquidation, or they can be redeemable after an unspecified long time interval. ठीक है, ऐसे डिबेंचर्स कोई नहीं खरीदना चाहेगा। फुल्ली कन्वर्टेबल, व्हाट डू मीन बाय कन्वर्ट? ये डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट होंगे रे? सबको एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए? ओनरशिप, वोटिंग राइट्स। ओनरशिप चाहिए, वोटिंग राइट। डिबेंचर से वोटिंग राइट्स मिलते हैं? अगर कंपनी, देखो डिबेंचर लेने का फायदा क्या है? नई नई कंपनी है ना, डिबेंचर खरीद लो। क्यों? जैसा भी परफॉर्म करे बाद में देखेंगे, इंटरेस्ट लेते चलो। और अगर कंपनी अच्छा कर रही है और आपके पास फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो कन्वर्ट कर लो। अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो अपने डिबेंचर्स के पैसे वापस ले लो। क्या कहते हो? फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेने चाहिए। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया भी कर दो इक्विटी में, क्योंकि शेयर का रेट भी बढ़ चुका होगा। और अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो तुम्हारा इंटरेस्ट तो सही सलामत है। तो कभी भी नई कंपनी होगी उसके फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पहले खरीदना, और फिर सही समय आने पे उसका परफॉर्मेंस पता चल जाता है, फिर कन्वर्ट कर लेना। These shares can be converted into equity shares at the option of debenture holder. So if he wishes, then after a specified time interval, all his shares will be converted into equity shares and he will become a shareholder. एक certain point के बाद आपके डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में। लेकिन ये आपको जरूरी होता है कि कन्वर्ट करना? क्या लिखा है यहां पे? If he wishes. Yeah. Partly. Here are the holders of debentures are given option to partially convert their debenture to share.
इफ यू ऑप्ट फॉर कन्वर्जन ही विल बी बोथ अ क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो पार्शली यानी क्या, 40% आपके डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं पार्टली. और तीसरा, कन्वर्ट नहीं करने देंगे हम तुमको, ठीक है. फुल्ली कन्वर्टेबल में 100%, पार्टली कन्वर्टेबल में ये एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल 60%, ऐसा भी हो सकता है 25% भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है. नॉन कन्वर्टेबल, एज द नेम सजेस्ट, सच डिबेंचर्स डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स of or any kind of equity. This debenture will remain so till their maturity. No conversion will take place. These are most common type of debentures. These are most common type of debentures. कौन से देख लिया हमने, देखो. Secured, फिर उसके बाद unsecured जो इंडिया में नहीं चलते. Redeemable, irredeemable, fully convertible, partly convertible, non convertible. कोई ऐसा है डिबेंचर जो सिखाना है फिर से? हाँ, ठीक है. उसमें दो टाइप के चार्जेस सिखाए, फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. तो फिक्स्ड चार्ज जो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे होते हैं, जैसे फैक्ट्री एंड ऑल. फ्लोटिंग चार्ज गुड्स पे होते हैं, गुड्स पे. फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग. ऑलराइट, सो दैट्स दैट. एंड डिबेंचर्स में आखिरी दो टाइप है, बेयरर डिबेंचर्स और रजिस्टर्ड डिबेंचर. बेयरर एंड रजिस्टर्ड. ये कंपनी का डिबेंचर है, जिसके भी पास ये कागजात होगा उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है. बेरर. दूसरा, ये कागज पे जिसका नाम लिखा है उसी को पैसे मिलेंगे, रजिस्टर्ड. आपके पास जो नोट होती है, नोट पैसे, वो बेरर है या रजिस्टर्ड है, सोचो. जिसके हाथ में नोट है उसका वो मालिक है, करेक्ट. डिबेंचर भी, ये डिबेंचर का कागजात जिसके पास है वो उसका मालिक, उसको पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा दो. बेयर डिबेंचर आर दोज विच आर पेएबल टू द बेयरर देयर ऑफ. दिस कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी. ये ले, ये डिबेंचर आज से आपके. इंटरेस्ट कुछ लिखा पड़ी कुछ नहीं. The interest is paid which produces the interest coupon attached to such debenture. इंटरेस्ट जो दिया रहेगा, इंटरेस्ट कूपन रहेगा कि इसमें 12%, 14%, 20% जो भी रहेगा वो डिबेंचर को अटैच रहेगा. इसके ऊपर किसी का नाम लिखा रहेगा क्या? नो नेम. बेरर है ना, जिसके पास वो जो कैरी कर रहा है बेरर. दूसरा, रजिस्टर्ड डेब आर दोज विच आर पेएबल टू द पर्सन हु अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. This can be transferred only by executing a transfer deed. Interest is paid to the registered holder. Interest is paid to the registered holder. जिसका नाम रहेगा उसी को पैसे मिलेंगे. Registered debenture. So exactly opposite है ये दोनों debentures. All right, guys. Yes. So that's it as far as stock market is concerned. As far as capital market is concerned, हमने तीन टाइप के शेयर्स देख लिए, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स. और भी होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. एग्जीक्यूटिव में आपको पढ़ोगे. देयर आर वेरियस थिंग्स टू बी स्टडीड, ठीक है. इसके ऊपर 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर आएगा, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा. अगर आप चाहते हो कि आपको ये और क्लैरिटी में चाहिए तो मैं कल फिर से पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम हो तो ढूंढ के ले आइएगा. ऑलराइट, सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. ऑलराइट, see you in the next video. Most probably the last video will be the next video. Till then, take care of yourself, study well. Bye bye.